Okay, fine, students. Let's start with this. The chapter is your chapter is internal trade, and in this we are going to understand first what is trade. Trade है क्या चीज वो हम समझते हैं पहले. So what is trade? Let's see this. So trade means what? See, we all know that trade means that is business means all give and take which take place in a market. Basically, is been taken as a trade. चाहे इसमें हम B2B ले लीजिए, चाहे B2C ले लीजिए. B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, राइट. B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर है. सो ट्रेड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल है. ट्रेड कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स with the objective of earning profit, right? Earning profit is basically the entrepreneur's activity, right? But इसमें एक चीज और आनी चाहिए, that is what we can add on to this is the plus earning profit and add करेगा इसके अंदर, that is consumers satisfaction. अर्निंग प्रॉफिट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि एक आपको बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है जो आपको कोई प्रोडक्ट खराब बेच देती है और प्रॉफिट कमा लेती है, तो क्या वो आपको दोबारा प्रोडक्ट बेच पाएगी? डेफिनेटली नॉट. तो बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट एन एक्टिविटी विच कैन बी डन वंस. बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी नहीं है जहां पे एक बार आपको खाली चीज प्रॉफिट बेचना होता है. बिजनेस एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच विल बी डन ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट. विंडफॉल गेन नहीं चाहिए उनको कि पता चला कि आपका वन टाइम आपको कोई चीज बेच दिया, उसके बाद आपको कुछ बेचना ही नहीं है. ऐसा नहीं है. बिजनेस वो एक्टिविटी है जहां पे लगातार आपको वो सामान बेचेंगे, सर्विसेज बेचेंगे और उसके बदले कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेंगे एज अ प्रॉफिट, which is a remuneration to the, you can say, the proprietor, the owner. It is a, you can say, it is a reward for the hard you can risk what the entrepreneur is taking. जो रिस्क ले रहा है एंटरप्रेन्योर, उसके लिए उसका रिवॉर्ड है, वो चीज है ना, दैट इज प्रॉफिट. बट व्हाट कस्टमर इज गेटिंग देन? The customer, the consumer who is basically consuming the good should be getting the satisfaction because he is giving that amount for getting what? That is satisfaction. If he is not getting the satisfaction, then definitely that the circle of trade is not over, right? तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा. This is simply a trade. Now we'll go with the internal trade. When trade take place between the people of same country, then it is termed as internal trade. Within the same country means हमारे देश में जितने लोग हम लोग हैं, we are as we belong to India, तो हमारे देश में जो भी ट्रेड हम करेंगे, हमारा सपोज हम लोग यूपी से जो है मद्रास कर रहे हैं या आपका जम्मू कश्मीर से हम बंगाल कर रहे हैं, तो विद इन द कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं या लेते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैं, तो दैट इज बीन टेकन एज एक्सटर्नल ट्रेड, जो आपका दूसरा चैप्टर है. तो एनीवे, व्हाट इज द फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड? फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है बेटा? देखिए, ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द, फीचर का मतलब है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस. कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंटरनल ट्रेड है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. हमारे जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो हमें क्लैरिटी है. ऑन द मैप वी कैन सी व्हाट इज आवर कंट्री, हाउ आवर कंट्री लुक्स लाइक. हमारा देश कैसे दिखता है, और वो उसके अंदर जो चीज बेचा जा रहा है, दैट इज बीन टेकन एज अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज बेचा जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है? दैट इज इंटरनल ट्रेड. ध्यान दीजिएगा, इसमें वी मस्ट आल्सो टॉक अबाउट द दैट इज द सी वाटर. बेसिकली ऐसा नहीं कि समुद्र में जाने से वो एक्सटर्नल हो गया. समुद्र में भी हमारा कुछ एरिया तक, हमारा जो है सब नॉटिकल माइल्स कुछ कहा जाता है उसको, तो दैट इज उतने किलोमीटर्स तक आपका जो है वो आपका हमारे देश के अंतर्गत आएगा. तो वो जितना हमारा टेरिटरी समुद्री एरिया है वो भी हमारा एरिया आएगा. उसके अंदर भी अगर ट्रेड हो रहा है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. सेकंड पॉइंट, फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी. डेफिनेटली जब हमारे देश में ही सामान बेच रहा खरीद रहे हैं, हम लोग सर्विसेज बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो हमारे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा. कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा लगता है जब हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं, जब हम दूसरे देशों से हम खरीदते हैं. व्हेन वी बाय फ्रॉम द अदर कंट्री,
वी पे द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दैट, सो वो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी भी लगता है जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो एक्सपोर्ट पे और इम्पोर्ट पे ही लगता है। दैट मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड में इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी आता है, ना कि आपके दैट इज इंटरनल ट्रेड पे। तो कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी इस पे नहीं लगेगा, इट इज फ्री, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एम्स एट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन द नेशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसे गुड्स देना, एक समान गुड्स देना। जैसे किसी को 10 चाहिए तो किसी को 10 देना, किसी को 5 चाहिए किसी को 5 देना। इक्विटेबल का डज नॉट मीन दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्विटेबल का मतलब है एज पर द रिक्वायरमेंट। If someone needs more, that person will be given more. If somebody needs less, they will be given less, because we are going to exchange the goods or services for the money what we are getting from the customer. तो इसमें जो गिव एंड टेक होगा दोनों साइड से होगा। तो आपको डेफिनेटली अगर मुझे जरूरत है 1 पेन की, तो मैं 1 पेन का 10 रुपीज पे करूंगा और मैं 1 पेन ले लिया। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, हाउ मच द रिक्वायरमेंट दे हैव, एंड अकॉर्डिंगली दैट ट्रेड इज बीन टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री। तो एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इक्विटेबल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको अपने देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मासेस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मासेस को देना। Fourth point we have is a payment made in the legal currency of the country. Definitely, that is every country has its own you can say money. आपकी करेंसी है, अपनी खुद की करेंसी होती है, और हमें अपने करेंसी में ही हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू हैव द दैट इज गोइंग टू ट्रेड। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ विद इन द कंट्री, तो क्या होगा, मैं डॉलर्स में ट्रेड नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन द बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करेंसी। आई एम गोइंग टू ट्रेड विद द मनी व्हाट वी हैव फॉर ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे देश का पैसा है उसमें मैं ट्रेड करूंगा, यानी लेन देन करूंगा, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स आपके जो है इंटरनल ट्रेड के लिए आ जाते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करिएगा। इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इसके 2 कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड। ये देखिए आपको लिखा है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देखिए ये सब हम जानते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी होना चाहिए टेक्निकली कौन कौन सी चीजों को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गॉट इट। होलसेल ट्रेड क्या है बेटा, होलसेल ट्रेड क्या आपका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटम, लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल ऑफ और इंटरमीडिएट यूज इज रेफर्ड एज होलसेल ट्रेड। देखिए इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको इसके अंदर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। दैट इज वन इज, देखिए बाइंग एंड सेलिंग तो है इसके अंदर, इसमें कोई नया चीज तो हो नहीं सकता। बाइंग एंड ट्रेड हो रहा है तो बाइंग एंड सेलिंग होगा ही होगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसका वो क्या है, दैट इज लार्ज क्वांटिटीज। दिस इज अ लार्ज क्वांटिटीज, कि हम जब होलसेल की बात करेंगे तो इसके अंदर लार्ज क्वांटम में डील करता है। जो भी डीलर होगा, जो भी इसका वेंडर होगा, वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है गुड्स को लेगा। उसके पास उस तरह के गुड्स और भी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। he will be dealing in few varieties but in large quantum, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इसका पर्पस क्या होगा, दैट वेंडर का जो है पर्पस है टू रीसेल इट। डेफिनेटली होलसेल में ले रहा है तो किस लिए लेगा, वो ज्यादा क्वांटिटीज ले लेगा, क्योंकि वो स्मॉल रिटेलर्स को दे सके। वो होलसेल में लेगा तो स्मॉल रिटेलर्स को देना है उसको, तो रीसेल करने के लिए देगा। मींस ही इज बाइंग फॉर रीसेलिंग इट, एंड जो मार्जिनल प्रॉफिट होगा वो अपने लिए बनाएगा, ठीक है। तो रीसेलिंग करने के लिए। दूसरा इसमें एक वर्ड आता है इंटरमीडिएट यूज। व्हाट इज इंटरमीडिएट यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत से मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना काम सबलेट कर देते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। अब जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या होगा, ये रॉ मटेरियल जो है वो कौन प्रोवाइड कर सकता है, होलसेलर कैन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू देम। तो किसी का फिनिश प्रोडक्ट जो है किसी का रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान के चलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चरिस्ट ने वीट जो है, एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसने वीट उगाया और उसने वीट को बेचा। वीट को बेचने के बाद उसको प्रोसेस किया गया, उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आटे में कन्वर्ट किया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आटा जो है दैट इज वीट व्हाट वी आर यूजिंग, तो वो हमें बहुत सारी कंपनी आज के डेट में देखेंगे आप, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर सेलिंग द वीट टू अस। हमें खाने रोटी खाने के लिए जो आटा आता है वो हम खरीदते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनी क्या करती है, उसका आटे से जो और बारीक होता है दैट इज मैदा होता है, वो क्या करते हैं, वो भी बेचते हैं वो लोग। तो वो बेचते किसको है, दे कैन सेल टू द होलसेलर। अब होलसेलर वो मैदा क्या करेगा,
वो मैदे से वो क्या करता है, दैट इज बीन सोल्ड टू द ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ब्रेड बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो होल सेलर कैन बाय द दैट इज मैदा फ्रॉम द वन मैन्युफैक्चरर एंड ही कैन रीसेल इट टू द अदर मैन्युफैक्चरर एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब वो गुड्स जो रॉ मटेरियल के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए, दैट इज इन द मेकिंग द फिनिश गुड्स। तो ब्रेड इज अ फिनिश गुड्स, ब्रेड फिनिश गुड्स है। अब ब्रेड को बनाने के लिए क्या चाहिए, मैदा चाहिए, तो जो मैदा है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स इसमें रेफर किया गया, ये टेक्निकल वर्ड्स है, इनको जरूर लीजिएगा। तो होलसेलर एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और रिटेलर के बीच में। तो रिटेलर्स जो होते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास क्वांटम बाइंग का जो कह सकते हैं, देखिए रिटेलर्स के साथ दो दिक्कतें हैं कि एक तो क्वांटम बाइंग नहीं हो सकता, क्वांटम का मतलब है वो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में बहुत बाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाई नहीं कर सकते। दूसरा उनका जो दूसरा दिक्कत आता है वो आता है, दैट इज टेक दिस, दूसरा जो दिक्कत आता है वो आता है कि उनको बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती है, दे हैव टू कीप लॉट्स ऑफ वैरायटी। मतलब यू कैन जस्ट गो टू रिटेलर शॉप नाउ, आप किसी भी किराना स्टोर में जाइए, अभी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाइए, यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू फाइंड इन दैट। एंड हर कंपनी को उसको दो दो तीन तीन चीज रखनी पड़ती है, उनके भी अलग अलग साइज रखने पड़ते हैं, अलग अलग टेस्ट की चीज रखनी पड़ती है, अलग अलग कलर के चीज रखने पड़ते हैं, तो उसको कितनी वैरायटी रखनी पड़ती है, रिटेलर हैज टू कीप लॉट्स ऑफ वैरायटी। अब प्रॉब्लम कहां आता है कि जब उसको लॉट्स ऑफ वैरायटी रखना है तो वो इतना सारा जो है कहां से लेके आएगा, तो उसको क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, तो रिटेलर को क्रेडिट भी ज्यादा चाहिए, तो छोटी क्वांटिटी में खरीदता है रिटेलर और ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा क्रेडिट भी लेता है, तो ये चीज मैन्युफैक्चरर अवेल नहीं करा सकता। तो इसके लिए जो मीडिएटिंग करता है वो कौन करता है, होलसेलर करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, वो उस एरिया का होलसेलर होता है, वो मैन्युफैक्चरर से लेके देन ही गिव्स इन स्मॉल क्वांटम टू द डिफरेंट रिटेलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, उस एरिया के लोगों को देगा और वो बेचेंगे और उससे पैसा क्रेडिट भी देगा और उनसे पैसा धीरे धीरे करके वो लेता रहेगा। तो ये दिस इज द मेन जॉब ऑफ द होलसेलर, राइट। सो फीचर ऑफ होलसेलर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं बेटा। व्हाट इज द फीचर ऑफ होलसेलर, दैट इज फीचर्स ऑफ होलसेलर। होलसेलर का फीचर में परचेज गुड्स इन अ बिगर लॉट मतलब बिग क्वांटिटी बिग क्वांटम, राइट। सेकंड पॉइंट है स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर लाइव इन गुड्स, ये बहुत कम मात्रा में कोई वैरायटी ज्यादा रखता है, ही स्पेशलाइज हिमसेल्फ इन वन और टू और थ्री मैक्सिमम, ज्यादा, right, you will not find that is a distributor is, or you can say wholesaler is keeping the most variety of different companies, not possible ही नहीं है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी क्वांटम खरीदना है, उसको एक अपना पैसा बहुत बड़ा लगाना है, तो उसको एक बड़े क्वांटम में ही जो है क्या लेना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं जो है पैसा लगाना है, तो एक अमाउंट फिक्स करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो ज्यादा वैरायटी मेंटेन ही नहीं कर सकता, तो उसको गोडाउन चाहिए टू कीप दोस थिंग्स, राइट। तो ये क्या करता है, स्पेशलाइज करता है अपने आप को इन वन और टू, आइदर टू और थ्री मैक्सिमम इन पर्टिकुलर गुड्स। देन सेल्स इन स्मॉल लॉट टू द रिटेलर, छोटे छोटे लॉट्स में किसको बेचता है, इसके जो कस्टमर होते हैं वो कौन होते हैं, होलसेलर के जो कस्टमर्स होंगे वो रिटेलर्स होते हैं, उन रिटेलर्स को वो बेचता है। नेक्स्ट इज होलसेलर बियर्स द बिजनेस रिस्क बाय बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स इन हिज ओन नेम। देखिए होलसेलर बियर्स द बिजनेस रिस्क, बियर्स द बिजनेस, देखिए ऑन हिज ओन नेम का मतलब यहां समझ लीजिए क्योंकि इसकी फर्म है, वो अपने फर्म से बेच रहा है किसी सामान को, तो होलसेलर जो है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, उससे सामान लेके आता है, उसको पेमेंट करता है और फिर अपने रिस्क पे बेच रहा है, क्योंकि उसको रिटेलर्स को क्या देना पड़ता है, छोटे छोटे सामान दे रहा है लेकिन क्रेडिट भी दे रहा है, पूरे कैश में नहीं देता वो, तो जब क्रेडिट पे देगा तो क्या होगा, रिस्क हो जाएगा, बैड डेट्स भी हो सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, एंड दैट रिस्क फैक्टर इज टू बी बोर्न बाय whom, इट विल बी बोर्न बाय द होलसेलर, वो होलसेलर को बेयर करना पड़ता है, तो ये उसका अपना रिस्क है, वो मैन्युफैक्चरर से नहीं कह सकता कि देखिए मैं आपका सामान बेच रहा हूं और मेरे को इतना लॉस हो गया, मुझे इतना बैड डेट्स हो गया, मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिलेटेड विद दैट, मैन्युफैक्चरर सिंपल से बोलेगा भाई देखिए मैंने आपको सामान दिया, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, अब आप कैसे बेचते हैं वो आप देखिए, राइट। सो दैट इज द वे द होलसेलर वर्क्स एक्चुअली। तो फीचर ऑफ होलसेलर हमने कर लिया। देन सर्विस ऑफ द होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट है। देखिए मैन्युफैक्चरर अगर रिटेलिंग करने पे आएगा तो इट इज नॉट इजी टास्क,
क्योंकि आप देखिए एक मैन्युफैक्चरर है, एक इंडस्ट्री लगाएगा, सपोज मान लीजिए इंडस्ट्री जो है आपका इसमें नोएडा में। अब नोएडा से इंडस्ट्री यूपी में है, तो नोएडा से वो कितने जगह पे रिटेलिंग कर सकता है? तो नोएडा के आसपास तो कर सकता है, लेकिन दे कैन नॉट रिटेल टू द मद्रास, टू द बैंगलोर, टू द पुणे, टू द वेस्ट बंगाल, टू द गुजरात। अगर उसका सारी जगह प्रोडक्ट जा रहा है तो कैसे रिटेलिंग करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको होलसेलर का होना या डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत जरूरी है। So the first point says what? The wholesaler enables manufacturer to undertake large scale production. अब देखिए मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि मेरे कितने होलसेलर्स हैं। सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल कि एक मैन्युफैक्चरर के मान लीजिए 15-20 होलसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, या डिस्ट्रीब्यूटर के लीजिए। अब वो 15-20 होलसेलर्स मान लेते हैं, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कुड बी मोर आल्सो, ये आपके 100-200 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो क्वांटम है, वो जल्दी काउंट किया सकते हैं। तो मान लेते हैं 100 होलसेलर्स हैं एक मैन्युफैक्चरर के। अब ये जितने भी होलसेलर्स हैं, ये होलसेलर्स हैं, व्हाट दे डू, इनकी एक रिक्वायर्ड क्वांटम दे आर गोइंग टू आस्क कि भाई मुझे आप दीजिए 200 केसेस मुझे ये चाहिए, बिस्किट चाहिए। कोई बोलेगा मुझे 500 केसेस बिस्किट चाहिए, राइट। कोई बोलेगा मुझे 1000 केसेस बिस्किट चाहिए। तो अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरर है तो वो उसको डिफरेंट केसेस, आप अलग अलग होलसेलर अपने एरिया के हिसाब से छोटे जगहों पे रह रहा, कोई जैसे सपोज एग्जांपल कोई लखनऊ में है तो वो 500 या 1000 मांग सकता है केसेस, है ना। कोई आपका कहते हैं दिल्ली में है तो दिल्ली में जो है वो आपका 5000 केसेस ऑफ बिस्किट भी मांग सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि किस एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज ए परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम देम। तो लार्ज क्वांटिटीज जो है बाई करते हैं किससे? दैट इज होलसेलर से। तो होलसेलर क्या करेगा, ये क्वांटिटी किससे मांगेगा? वो अपने मैन्युफैक्चरर को, उस मैन्युफैक्चरर को क्या करेगा, अपना कोटेशन देगा कि भाई मुझे इतना तो चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द एक्सपेक्टेड, दैट इज उनका टेंटेटिव कितना क्वांटिटी उनको चाहिए। तो जितना क्वांटिटी हर मंथ कितना क्वांटिटी चाहिए, वो उसको बेस करके वो अपनी टोटल क्वांटिटी निकालेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए जिससे इनको मैं प्रोवाइड कर सकूं, सेल का लॉस ना हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी बना के चलेगा वो। लेकिन क्वांटिटी की एस्टिमेशन कहां से लगा रहा है वो? द क्वांटिटी की एस्टिमेशन लगा रहा है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट व्हाट द होलसेलर्स आर प्रोड्यूसिंग टू द मैन्युफैक्चरर। दिस इज अ बेनिफिट ही ड्राइव्स। सेकंड पॉइंट है बेटा, होलसेलर डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम, so bear the variety of risk such as risk of all fall in the price, theft, pilferage, spoilage, fire, etc. अब देखिए होलसेलर किससे सामान खरीद रहा है? मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। अब मैन्युफैक्चरर जो है उसको सामान देने के बाद अब नाउ दैट इज द हेडेक ऑफ द होलसेलर टू सेल दैट प्रोडक्ट टू द रिटेलर, क्योंकि उसने ऑर्डर किया, उसने जितनी क्वांटिटी मांगी मैन्युफैक्चरर ने उसको बेच दिया, मैन्युफैक्चरर को उसका पैसा मिल जाएगा। नाउ द रिस्क goes to whom? He transferred the product, and along with the transferring of the product, he has transferred the risk also to whom? To the wholesaler. अब होलसेलर को रिस्क मिल गया, कैसे? प्रोडक्ट भी मिल गया, उसके साथ रिस्क भी आ गया। रिस्क कौन से हो सकते हैं? देखिए इसके अंदर फॉल इन प्राइसेस, कुछ हो सकता है प्राइस डाउन हो जाए। जब प्राइस डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली जब प्राइस डाउन हो जाएगा तो उतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम किसका होगा? मैन्युफैक्चरर का नहीं होगा, होलसेलर का हो जाएगा, तो उस वजह से उसको लॉस हो सकता है। थेफ्ट, भाई उसके घर दुकान, इसके गोडाउन से चोरी हो गया तो वो भी उसका लॉस है। नेक्स्ट प्रिफरेज, प्रिफरेज का मतलब आप जानते हैं कि कोई चीज, जैसे कोई चीज आपका, मैंने अब एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन द वडलर कंपनी, तो वहां पे आइसक्रीम का काम था और वो उस कंपनी में मैं सेल्स में था। तो क्या हुआ कि एक बार जो है ग्रिड फेल हो गई यूपी में ग्रिड फेल हुआ, तो जितने भी हमारे जो फ्रीजर थे वो डीप फ्रीजर्स वो फेल हो गए। उनके लिए इतना बड़ा जनरेटर नहीं था कि उसको फ्रिज पे लगाया जा सके, उसको फ्रिज को ठंडा किया जा सके। तो सारा आइसक्रीम पिघल के गिर गया, फ्रिज हो गया। तो बहुत सारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ उस समय। स्पॉइलेज हो सकता है, कुछ चीज स्पॉइल हो सकती है अगर आपको सही टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, आपने सही जगह रखा नहीं उसको। अब देखिए बहुत से चूहे होते हैं, वो बिस्किट के पैकेट रखे वो खा जाते हैं, तो वो खा लिया उसने, तो अब वो मैन्युफैक्चरर थोड़ा वापस करेगा, मैन्युफैक्चर गलती तो है नहीं, वो तो चूहे ने खाया, अब चूहा तो देगा नहीं। So ultimately that loss is to whom? The loss will be borne by the wholesaler. तो इस तरह के फायर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट लग गया गोडाउन में, आग लग गया, आप लोग देखते हैं न्यूज में। तो इस तरह के जो लॉसेस हो सकते हैं वो आपको
हो सकते हैं, किसको, होलसेलर को हो सकते हैं। तो ये रिस्क किसने लिया, ये मैन्युफैक्चरर का रिस्क ट्रांसफर किस पे हो गया, होलसेलर पे हो गया। दिस काइंड ऑफ रिस्क आल्सो कैन बी टेकन डेल्ट बाय द होलसेलर। नेक्स्ट इज दैट इज होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए बेटा ये जो हेडिंग अंडरलाइन किया ना, इसको मेन पॉइंट बनाएगा, यू पुट दिस एज अ मेन पॉइंट एंड देन राइट दीज थिंग्स अंडर दिस। इसको मेन पॉइंट मान के चलिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस हेड डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसको, जैसे प्रोवाइड वेरियस यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, देखिए ये, इसको हेड बनाइएगा, उसके बाद सारा डिटेलिंग ऑफ आंसर्स करिएगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या कह रहा है ये, होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर बाय मेकिंग कैश पेमेंट फॉर द परचेसिंग ऑफ गुड्स। देखिए ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब बेचता है तो एक लार्ज क्वांटम जो बेचेगा किसी को, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो पेमेंट, उसमें क्रेडिट देता है, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नहीं देता, बट ही डज नॉट गिव देम अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ क्रेडिट एट अ वेरी यू कैन से फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए क्रेडिट नहीं देता। वो क्रेडिट देता है लेकिन बहुत थोड़े समय लिए देता है, और वो सारा सामान पे क्रेडिट नहीं देगा। वो बोलेगा आप 60% मुझे डिपॉजिट दीजिए, 60% 70% ले लेगा, या कम से कम 50% डिपॉजिट ले लेगा, उसके बाद वो आपको 100% देगा। तो वो मैन्युफैक्चरर का 50% कैश पे आया, 50% क्रेडिट पे आया, और 50% क्रेडिट जो आया है उसके लिए भी वो 15 डेज या 20 डेज देगा, या एक हफ्ता भी देगा। He is not going to give it for 1 month or 2 month or 3 month credit, ऐसा नहीं देता मैन्युफैक्चरर। तो इन दैट केस द क्रेडिट डेज आर आल्सो लेस एंड कैश पेमेंट में जिसको खरीदना पड़ रहा है, तो जितना ज्यादा वो कैश पेमेंट कर रहा है उससे रिस्क किसके ऊपर हो रहा है, रिस्क उसके ऊपर आ रहा है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं आता है। और मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट क्या मिलता है कि उसने उसको सामान बेच दिया, नाउ दैट मनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड जो भी उसका प्रॉफिट था वो उसको कहां मिल गया, दैट इज होलसेलर से मिल गया, किसको मिल गया, दैट इज मैन्युफैक्चरर को मिल गया। तो दिस वे ही इज मेकिंग आउट कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाता है, फर्दर प्रोडक्शन करना है या फर्दर कुछ भी करना है उसके लिए उसको फर्दर बेनिफिट मिल जाता है, यानी फाइनेंशियली ही इज असिस्टेड एंड ही इज हेल्प्ड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। फोर्थ पॉइंट है बेटा, wholesaler provide various useful information regarding the customer preference, market conditions etc to the manufacturer। देखिए ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलसेलर जो है, जैसे मैंने बताया कि होलसेलर जो है 200-300 होलसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी होलसेलर्स डिफरेंट टेरिटरीज में हैं, उनका एक हर टेरिटरी का अपना एक टेस्ट है, उसका एक प्रेफरेंस है, लोगों का अपना एक उस चीज को यूज करने का एक तरीका है। तो अब हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल इन गुजरात इफ यू गो यू विल फाइंड दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स, वहां पे जो नमकीन खाई जाती है वो भी मीठी होती है, उसके अंदर मीठा डालते हैं वो लोग, राइट। इफ यू गो टू महाराष्ट्र साइड यू ऑलवेज फाइंड कि पोहा भी है वहां पे या उपमा भी है। साउथ में जाएंगे दे विल पुट मीठा इनटू दैट, चीनी इनटू दैट, राइट। सो वहां पे चीनी का यूज ज्यादा किया जाता है। तो अब वहां पे कड़वी चीजें आपके नहीं बिकेंगी, बहुत ज्यादा कड़वी चीजें वहां पे नहीं बिकेंगी। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो जो नमकीन बेच रहा है उनको, वो क्या करेगा, वो वहां के वैरायटी के हिसाब से उनको ज्यादा कौन सा देगा, जिसके अंदर मीठा चीज ज्यादा होगा, नमकीन में भी मीठा जो ज्यादा होगा वो देगा, या बहुत कम जो कड़वा होगा वो वाला देगा। मींस दैट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। वो क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस है किसका, कंज्यूमर का। तो टेस्ट एंड इसका है, प्रेफरेंस है। तो ये ध्यान रखते हुए वो क्वांटिटी मंगाता है। कौन मंगाएगा, होलसेलर। होलसेलर जानता है कि उसके वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, सो ही नोज व्हाट आर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो वही वो ऑर्डर करेगा जो गुड्स उसका हॉट सेलिंग होगा, यानी कि ज्यादा बिकेगा। वो गुड्स को नहीं रखेगा जो ज्यादा उसका जो है इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम इन सेलिंग ऑफ। बेसिकली जो गुड्स वो लेगा मैन्युफैक्चरर से, अगर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डंप हिज मनी। वो अपना पैसा उसके अंदर लगा के बैठ जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा उसको, वो बहुत फास्ट टर्नओवर नहीं कर पाएगा। तो ही इज ऑलवेज आस्किंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सोल्ड लाइक अ हॉट केक। तो हमेशा वही गुड्स मांगेगा जो वहां का प्रेफरेंस होगा। तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर वेरी इज वेरी मच क्लियर कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आई हैव टू प्रोवाइड टू दिस साइड, मींस नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन से हमें चीज देने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज क्लैरिटी उनको होती है। देन मार्केट कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अभी देखिए कोविड का टाइम आ गया, तो कोविड के टाइम इज नॉट के समय जो ऑर्डर दिया जाएगा वो आपके नॉर्मल टाइम पे नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल टाइम पे ज्यादा ऑर्डर होगा, कोविड के टाइम पे वो कम ऑर्डर देगा आपको।
तो वो बता के चलेगा कि भाई इस समय इतना डिमांड नहीं है, पीपल आर नॉट बाइंग द गुड्स दैट फ्रिक्वेंटली, तो अभी क्वांटिटी आप कम मैन्युफैक्चर करिए। तो इससे किसको बेनिफिट मिलेगा? इससे मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा। ही इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स इन मोर क्वांटिटी व्हेन इट इज डिमांड इज नॉट देयर। तो ही ऑल्सो टेल्स अबाउट द डिमांड ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। तो उसका टेस्ट बता रहा है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर बता रहा है, डिमांड ऑफ द गुड्स बता रहा है एज पर द टाइम ना। ये सारे कंडीशंस कौन बता रहा है? दिस ऑल थिंग्स बीन टोल्ड बाय द होम, बाय द दैट इज होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर एज अ फीडबैक। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। देन फिफ्थ पॉइंट, होलसेलर हेल्प मैन्युफैक्चरर इन मार्केटिंग फंक्शन बाय परचेजिंग गुड्स फ्रॉम देम एंड सेलिंग देम टू द रिटेलर्स। देखिए होलसेलर, देखिए रिटेलिंग मैन्युफैक्चरर कर ही नहीं सकता। It is not possible to sell small quantity to the retailers and then going for the payment कि आप मुझे पेमेंट दे दीजिए। It is not possible. So what they are doing is that manufacturer is marketing function, purchase goods from them and sell them to the that is retailer. तो ये जो प्रोसेस है इसको स्मूदन करता कौन है? रिस्क कौन ले लेता है? दैट इज होलसेलर लेता है, और वो छोटी छोटी क्वांटिटी में किसको देता है? दैट इज रिटेलर्स को देता है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है उसके गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर के पास वो पहुंचा सके, लेकिन विदाउट रिस्किंग द मैन्युफैक्चरर। तो हु इज द टेकिंग द मोर रिस्क? दैट इज होलसेलर टेकिंग द मोर ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, wholesaler provides the storage facilities also that holds the goods in the warehouse godown। देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ में आया कि देखिए मैन्युफैक्चरर के लिए ये जो स्पेस है ना, स्पेस या यूटिलिटी कह सकते हैं, स्पेस यूटिलिटी है, जनरेट करता है कौन? होलसेलर। तो यूटिलिटी कैसे जनरेट किया उसने? अब देखिए फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको कैसे कैसे स्टोर रखना पड़ता है? उसको रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ता है, रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी स्टोरेज चाहिए उसको। देन उसके बाद उसको फिनिश गुड्स जो बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, उसको भी स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए भी इसको जगह चाहिए, बड़े बड़े वेयर हाउसेस चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर के पास वेयर हाउसेस होते हैं, लेकिन उसके पास वेयर हाउसेस भी एक लिमिट में होती है। तो अगर वो वेयर हाउस का खर्चा कम करना चाहता है तो क्या कर सकता है? ही कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड ट्रांसफर द गुड्स एट अर्लीस्ट टू द होलसेलर। तो जैसे ही उसने होलसेलर को ये भेजे, फिनिश गुड्स भेजा, तो जैसे ही भेजा तो ये बहुत सारे होलसेलर्स है यहाँ पे, तो ये बहुत सारे होलसेलर्स है, तो ये होलसेलर क्या करेगा? These wholesaler will do what? They will put the goods in their godown। वो अपने छोटे छोटे गोडाउन्स में उसको रख लेंगे। तो इसके पास एक बहुत बड़ा लॉट है जो वेयर हाउस में पड़ा था, तो वेयर हाउस को में से बहुत सारा सामान कहाँ चले जाएगा? That will go to the wholesaler and it will be in their godown safe। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यहाँ पे स्पेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जब स्पेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड ही कैन पुट इन द वेयर हाउस, जिससे कि उसकी जो सेल है वो शॉर्ट ना हो जाए। उसको थोड़ा सा सामान ज्यादा बना के चलना पड़ेगा एज पर द सीजन एंड एज पर द रिक्वायरमेंट, कि ऐसा ना हो कि डिमांड कर रहा है मैन्युफैक्चरर के मुझे प्रोडक्ट चाहिए एंड ही इज नॉट इन पोजीशन टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू देम। तो वो जो डेफिशिएंसी आएगी उससे उसका सेल लॉस होगा तो प्रॉफिट का लॉस होगा। तो वो चीज वो बचा सकता है मैन्युफैक्चरर। अगर स्पेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? होलसेलर। तो होलसेलर ऑलवेज बाय द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड पुट देयर गुड्स इन देयर दैट इज गोडाउन्स। ध्यान रखिए, गोडाउन आई एम यूजिंग द वर्ड इन होलसेलिंग एंड वेयर हाउस आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर। So let's see the next point, that is seventh point, that is wholesaler wholesaler facilities continuity in production as they purchase of goods from producer as and when these are produced। देखिए ये तो मैं आपको बता चुका, कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन। ये देखिए टॉपिक है इसका, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। कंटिन्यूटी मैंने बताया था ना आपको कि जैसे अभी इससे पहले वाला पॉइंट हमने जो कंसीडर किया था वो क्या था? सेम, दैट इज जब होलसेलर क्वांटिटी बताता है, किसको? मैन्युफैक्चरर को बताता है, और मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी उनको दे रहा होता है, तो वो स्टोर कहाँ कर रहे हैं? स्टोरेज अपने पास कर रहे हैं। जब वो अपने पास स्टोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो वेयर हाउसेस हैं वहां पे स्टॉक उनको और फिनिश गुड्स रखने का टाइम मिलता है। तो कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन रहता है, वो रुकता नहीं है कि मेरा वेयर हाउस से सामान निकल जाएगा तब मैं फिर दोबारा मैन्युफैक्चर करूंगा। तो वो द प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, प्रोडक्शन प्रोसेस का रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो सामान है, जो फिनिश गुड्स है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? आगे निकल रहा है, प्लस रॉ मटेरियल भी उसके बाद धीरे धीरे आ रहा है, और वो भी आगे धीरे धीरे सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड्स, देन अगेन
अगेन गिवन टू द होलसेलर। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है एज पर द सीजन का जो डिमांड एंड सप्लाई है। ध्यान रखिएगा, जो भी डिमांड एंड सप्लाई है, देखिए किसी सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन है, किसी में स्लम्प आ जाता है, किसी में कुछ है, ऐसे चलता है। तो लाइक दिस द सेल यूज्ड टू गो। तो किसी भी कंपनी का सेल जो है अप एंड डाउन चलता है। तो किन सीजन में ज्यादा डिमांड है वो देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ पे हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस समय सर्दियां चल रही है तो बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को पीना। लेकिन अभी समर आने वाला होगा, तो जब समर आने वाला होगा तो उसके लिए क्या होगा, वो बहुत सारे क्वांटम में चाहिए, उनको उस समय बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो उसका प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि अभी रुक गया है, तो विंटर में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, विंटर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन दे आर डूइंग द स्लो प्रोडक्शन, बट इसको एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं। और जैसे ही समर आएगा वो बहुत तेजी से कहा जाएगा, मार्केट में रश करेगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्शन तेज किया जाएगा, प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, एनहांस्ड। सो ये दो प्रोसेस जो है डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस। तो ये आपको इसमें किसी को कन्फाइन नहीं करना है आपको, ये खाली इतना बताना है कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन रखता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द रिदम ऑफ द प्रोडक्शन। ये दीज आर द some points we have discussed under the, that is where the topic was service of wholesaler to manufacturer, we have done, right? Next topic is service of wholesaler to retailers। अब wholesaler retailers को क्या facilities दे रहा है बेटा, that is important, ठीक है ना? तो wholesaler को क्या facilities दे रहा है वो हम देख लेते हैं। Let's see the point 1। wholesaler make goods available to the retailers who make them available to the ultimate consumer। देखिए wholesaler से जा रहा है किसको, ये जा रहा है किसको, बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, ये रिटेलर्स के पास जा रहा है। रिटेलर्स के पास अलग अलग जोन में जाता है। रिटेलर के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, हर रिटेलर के पास अपने बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनके पास जाता है, ये रिटेलर कस्टमर्स होते हैं। तो अब ये कस्टमर पे होलसेलर डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, होलसेलर इज नॉट सेलिंग द थिंग्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। वो बात अलग है कि कस्टमर गोज एंड समटाइम टेक फ्रॉम द होलसेलर इन द बल्क क्वांटिटी, वो अलग बात है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी नॉर्मल बेसिकली। तो रिटेलर को क्या करता है, होलसेलर डज व्हाट, होलसेलर सेल द गुड्स टू द रिटेलर एंड रिटेलर सेल द गुड्स टू द कस्टमर। तो अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर कस्टमर। देखिए रिटेलर भी कस्टमर है, बिकॉज ही डज नॉट कंज्यूम द गुड, ही टेक्स द गुड्स फॉर सेलिंग इट टू द whom, to the consumer। कंज्यूमर कौन होता है, दैट इज सपोज यू आर द कंज्यूमर, आई एम द कंज्यूमर। तो हम लोग गए, हम लोग लेके आ रहे हैं, तो हम लोग जो है कंज्यूमर क्यों है, कस्टमर क्यों है, क्योंकि हम बाई कर रहे हैं। लेकिन उसको हम कंज्यूमर इसलिए कहेंगे बिकॉज वी आर नॉट बाइंग फॉर रीसेलिंग द गुड्स। हम गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदे, हम उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली द होलसेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द retailer and retailer is selling the goods to the customer or consumer। So this way the wholesaler makes that is goods available to the retailers on a रेगुलर बेसिस। उसको रिटेलर को गुड्स जो देगा वो रेगुलर बेसिस पे दे रहा है, उसके पास शॉर्टेज नहीं हो सकती इस चीज की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, wholesaler help retailer in marketing of the goods by undertaking advertising and other sales promotion activities। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें आपकी मैन्युफैक्चरर से आती है टू द होलसेलर्स। देयर आर सम सेल्स स्कीम्स कि लाइक फॉर एग्जांपल होलसेलर के लिए सेल्स स्कीम आया, एक बल्क क्वांटिटी में आप इतना खरीदेंगे तो वी विल गिव यू दिस मच डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरर ने दिया किसको, होलसेलर को। अब होलसेलर क्या कर सकता है, एक बड़ा अमाउंट का सामान खरीद सकता है, बल्क क्वांटम खरीदेगा और उस पर डिस्काउंट ले लेगा, किससे, बेनिफिट लेगा मैन्युफैक्चरर से। फिर उस डिस्काउंट में से क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट को पास ऑन कर देगा किसको, रिटेलर को, कि आप भी मुझसे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लीजिए, रेगुलर से ज्यादा क्वांटिटी ले लीजिए। सपोज यू आर बाइंग 10 पीसेस ऑफ बिस्किट, यू बाई 1 कार्टन ऑफ बिस्किट, 1 कार्टन ऑफ बिस्किट आप मुझसे ले लीजिए और आपको मैं जो है इतना रुपीस का डिस्काउंट दूंगा पर बिस्किट या पर कार्टन। तो वो जो स्कीम उसको मिली है, वो स्कीम क्या करता है, वो आपने आप जो रिटेलर्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है और उससे इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो रिटेलर्स जो है ज्यादा क्वांटम ऑफ गुड्स उससे खरीदे। तो जब जो ज्यादा क्वांटम ऑफ गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली मार्केट में जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है वही चीज बिकता है। ऐसा कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो रिटेलर्स चाहेगा तो वो चीज बेच सकता है जो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी वो लेके आ रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट खुद लेके आएगा तो क्या करेगा, वो डिस्काउंट फिर अपने कस्टमर को भी वो दे सकता है कि ये चीज इतनी सस्ती मिल रही है, इसको आप ले लीजिए। तो ये डिस्काउंट कौन दे रहा है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इट्स कमिंग टू होलसेलर एंड होलसेलर कमिंग टू द रिटेलर्स एंड रिटेलर कमिंग टू द कंज्यूमर। तो ये सारा डिस्काउंट का जो पार्ट है वो एक रोटेशन में आता है और उसमें कुछ बेनिफिट जो है सब लोग कमा रहे हैं डिस्काउंट की वजह से।
एक डिस्काउंट का बेनिफिट क्या हुआ, बल्क सेलिंग। तो ये बल्क सेलिंग जो कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, होलसेलर टू द रिटेलर। तो यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को बेच सकता है, और उसके साथ जो एडवर्टीजमेंट है, आप देखा होगा आपने कि सपोज ब्रिटानिया कंपनी से, अब ब्रिटानिया का अगर कोई स्कीम चल रहा है इस समय, कोई ऐड आ रहा है कोई डिस्काउंट का, तो आप देख रहे होंगे ऐड भी बहुत सारे आ रहे होंगे उसके बारे में, एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहा होगा, टीवी पे ऐड आ रहा होगा, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा होगा, होर्डिंग्स लग रहे होंगे। तो उससे क्या होता है, रिटेलर जो होते हैं आपके, देखिए जो आपका कंज्यूमर है वो जाके मांगता है किससे, रिटेलर से, कि इस पे दे दिए डिस्काउंट है। अभी आपकी मम्मी जाती है ना, सब सेल होता है तो क्या होता है, अच्छा सेल लगी है, तो सेल का मतलब क्या है कि हाँ पे ये चीज मिलेगी लेकिन एट अ लेसर रेट, एज अ डिस्काउंटेड रेट। तो वो उस समय जो है लोग कस्टमर्स जाते हैं, वो एक डेलिबरेट परचेस करते हैं, शायद उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी वो खरीद लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो डिस्काउंट की वजह से खरीद रहे हैं, वो दे आर गेटिंग मोटिवेटेड। तो ये कौन दे रहा है उनको, ये बेनिफिट एडवर्टीजमेंट का, डिस्काउंट का, आपको सेल्स प्रमोशन का बेनिफिट कौन दे रहा है, दैट इज होलसेलर इज गिविंग द बेनिफिट टू द रिटेलर एंड इट इज बीन प्रोसेस्ड थ्रू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये देता है, होलसेलर अपनी तरफ से नहीं दे सकता, बहुत होलसेलर नहीं देते अपनी तरफ से, इट इज बीन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड होलसेलर पास ऑन द some benefits to the retailers, in that way the thing goes to the retailer to consumer also. नेक्स्ट बेटा आता है आपका होलसेलर हेल्प्स रिटेलर बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू देम। ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग का। जहां भी होलसेलर क्रेडिट देगा वहां पे उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, क्योंकि आपकी मार्केट ही क्रेडिट की है। जो रिटेलर होता है ना, वो रिटेलर करता क्या है, देखिए रिटेलर इज वेरी 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 यू कैन से कंजर्वेटिव इन सम अदर वे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे प्रोडक्ट रखने होते हैं और सारे प्रोडक्ट एक साथ बिक जाएंगे ऐसा नहीं होता कभी भी। तो उसको करना क्या पड़ता है, इससे भी क्रेडिट ले रहा है, इससे भी क्रेडिट ले रहा है, इससे भी क्रेडिट ले रहा है, सबसे क्रेडिट ले लेता है। अब वो क्रेडिट में लेके आया, सपोज मान के चलते हैं 10 यूनिट्स लेके आया, 10 यूनिट्स ऑफ जो है टूथपेस्ट लेके आ गया, 10 यूनिट्स लेके आया। अब वो 10 यूनिट्स जब लेके आता है, तो अब 10 यूनिट्स को मालूम है कि मेरा एक हफ्ते में मेरे जो है 10 यूनिट्स बिक जाएंगे। तो क्रेडिट वो क्या बोल रहा है कि मुझे आप जो है 10 यूनिट्स दे दीजिए, एक हफ्ता क्रेडिट चाहिए, 1 वीक का क्रेडिट चाहिए। तो 10 यूनिट्स को लाके बेच लेगा। तो क्या उसने अपना पैसा लगाया, रिटेलर ने कोई अपना पैसा नहीं लगाया, उससे सामान उधार लेके आया, 10 यूनिट्स उसने 1 वीक में बेचा, 1 वीक में बेचा, जैसे ही बेचा पैसा आया एंड दैट मनी ही गिव्स टू द होलसेलर। तो ये रिटेलर ने क्या किया, he makes his margin of profit without investing the money to the that is in the business। वो कुछ पैसे अपने बचा लेता है, क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे ऐसे ना तो कैश देना पड़ेगा। तो in that case he tries to take the maximum amount of credit from the wholesaler, maximum days के लिए क्रेडिट लेना चाहता है, जिससे कि क्रेडिट जब लेगा तो डेफिनेटली उसको तब तक वो सेल आउट करेगा प्रोडक्ट्स को, और जैसे ही पैसा आएगा कस्टमर से, कंज्यूमर से, वो उसको क्या करेगा, होलसेलर को दे देगा। तो दिस वे they used to rotate their that is business। वो अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है या अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोटेशन में ले आते हैं। तो दिस वे दे आर गोइंग टू गिव द, और इसमें हेल्प कौन करता है, होलसेलर इज हेल्पिंग द रिटेलर इन गिविंग देम द क्रेडिट फैसिलिटीज। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड thus रिटेलर डू नॉट फेस द रिस्क ऑफ शॉर्टेज, प्रिविलेज, रिडक्शन इन प्राइसेस एक्सेट्रा। अब देखिए होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, बड़ी क्वांटिटी में खरीद कौन रहा है, होलसेलर। होलसेलर छोटी क्वांटिटी में दे रहा, 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं देता वो। तो जब वो 15 डेज, 20 डेज का दे रहा है क्रेडिट, 1 वीक का दे रहा है, तो 15-20 दिन में, हफ्ते भर में या 4-5 दिन के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्राइस में बढ़ना या बहुत कम होना नहीं होता है, बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होते, प्रिफरेज या शॉर्टेज नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि किराना शॉप पे आप जाइए, ग्रोसरी शॉप पे जाइए, यू विल फाइंड वहां पे चूहे बहुत होते हैं, वो क्या करते हैं, दे यूज्ड टू कट द पैकेट्स बेसिकली, है ना। वो नुकसान सबसे ज्यादा रिटेल में करते हैं, लेकिन वो अब रिप्लेसमेंट नहीं होता, दैट इज द लॉस ऑफ द रिटेलर नाउ। ठीक है ना, वो रिटेलर का लॉस है, वो होलसेलर वापस नहीं लेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर उसको रिप्लेसमेंट नहीं देता है, तो ये रिटेलर का ही लॉस होता है। तो उसका रिस्क लेकिन कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है? क्योंकि उसने बाई 10 यूनिट्स किए, बहुत छोटे यूनिट बाई कर रहा है। जब छोटी यूनिट बाई करेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी सेल कर देता है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, उसको बहुत दिन तक रखना है। जब बहुत ज्यादा दिन रखना नहीं है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली द स्मॉल टाइम, बिकॉज ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी, then the risk will be reduced to a greater extent by the retailer। लेकिन who is helping that? Wholesaler is helping them to do so, क्योंकि उसको readily available करा रहा है। अब जो होलसेलर है वो जब चाहेगा रिटेलर तब जाके उससे गुड्स लेके आ सकता है। तो ये जो readily availability of goods है, ये कौन दे रहा है? होलसेलर दे रहा है, because on that belief that person is buying the less quantity। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ पॉइंट,
Wholesalers don't have the specialized knowledge and they can help retailers by providing the same to them. They inform the retailers about the new product, their uses and quantity. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एड्स आ रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट आता है वो सबसे पहले उसका बेनिफिट किसको मिलता है, होलसेलर को मिलता है. होलसेलर उसको क्या करता है, तुरंत रिटेल को बताता है कि अब देखिए नया स्कीम आ रहा है. ये भी बता देता है कि अगली बार जो सामान आने वाला है वो बढ़ के उसका रेट बढ़ के आएगा, इसलिए ये वाला क्वांटिटी आप खरीद लीजिए. You buy this quantity right now because this quantity of goods is basically now at a lesser price. Next lot which will be coming at a higher rate. तो आपके कस्टमर को बेनिफिट अगर चाहिए तो आप तुरंत ज्यादा ले जाओ. तो ये तुरंत कस्टमर रिटेलर क्या करेगा, और लो प्राइस वाला गुड्स तुरंत ले लेगा उससे. ये किसके पास, ये इंफॉर्मेशन किसके पास आई सबसे पहले, दिस इंफॉर्मेशन इज विद द होलसेलर. एंड बिकॉज ऑफ दैट wholesaler used to do what, wholesaler used to what, he used to pass on the information to the retailer. He make the retailer aware of that thing and accordingly help them to reap more benefit, in that case. तो उनको benefit ज्यादा मिल सकता है. तो this way we have done the service of wholesaler to retailer. यहाँ तक हमने खत्म कर लिया, ठीक है. We will see the next topic next day. So I'm stopping it right now here.